नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पिछले एक साल में जो भी डिज़ास्टर्स, जो भी आपदाएं सुर्खियों में रही हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो पिछले एक साल में कई सारी चीज़ें सुर्खियों में रही हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फ्लड्स हैं, कुछ ड्रॉट्स हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 पर्सपेक्टिव, वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी जाएंगी। इसमें कुल मिला के मेरी कोशिश है कि आपके साथ 2 सेट्स में हम पूरे के पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शायद सेट 3 भी इसका लेकर आएंगे। 90% केसेज में हम इसको सेट 1 और सेट 2 में समाप्त कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल्स मैंने शेयर कर रखी हैं, वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और अनअकैडमी की ऐप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा हैंडल है, यहाँ पर जाके आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर आई बिगिन दिस सेशन, आपको ध्यान रखना है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अगर आपको परचेज करनी है, जिसमें कि जीएस और ऑप्शनल का अगर आपको कॉम्बो परचेज करना है तो दोस्तों 25% का डिस्काउंट तो चल ही रहा है। साथ ही में 10% का डिस्काउंट भी आप लोग ले सकते हैं यूजिंग माई यूनिक रेफरल कोड, दैट इज ANIUPSC। ये वाला कोड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें जो फाइनल प्राइस आपको पड़ता है वो नॉर्मल प्लस कोर्स में आपको पड़ेगा 51,750 रुपीज़ का, अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 68,000 के आसपास का प्राइस आपको पड़ जाएगा। तो जल्दी से जाएं ऐप पे और इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज कर लीजिए, राइट। इसके अलावा यदि आप लोग किसी और कोर्स के लिए परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी कोर्स हो, एसएससी, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो, स्टेट पीसीएस का हो, सभी कोर्सेज के ऊपर आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज ANIUPSC। ऑल्सो बताना चाहूँगा, अगर आप लोग 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस केस में आपको ये वाली किताबें साथ में फ्री मिलती हैं, 10,000 रुपये इनकी वर्थ है। ऑल्सो 1 साल की सब्सक्रिप्शन 1 साल की नहीं बल्कि आपको 15 महीने तक की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, यानी कि 12 महीने की जगह आपको 15 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली 10% डिस्काउंट तो आप लोग ले ही सकते हैं यूजिंग माई कोड ANIUPSC, राइट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं कुल मिला के ये 3 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम विशाखापट्टनम में हुई जो गैस लीक थी, जिसमें कि स्टायरीन गैस लीक हुई थी, उसके बारे में बातचीत करी जाएगी। वेरी ब्रीफली बात करेंगे। काफ़ी मुझे उम्मीद थी कि पिछले साल इसको लेकर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इफ़ नॉट रिगार्डिंग द गैस लीक, कुछ ना कुछ स्टायरीन को लेकर पूछा जाएगा, लेकिन नहीं पूछा गया, तो फिर से एक बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। तो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है दोस्तों, ये भारत में जो अभी तक जो हमारी प्रणाली चल रही थी चेतावनी देने के लिए, चक्रवात के लिए, उस पूरे के पूरे चक्रवात चेतावनी प्रणाली को बदल दिया गया है। और उसमें IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने एक नई इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट की बात करी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अब हम एक नए तरीके से बताएंगे वार्निंग सिस्टम को। तो भारत का जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है वो और भी बेहतर होने वाला है। इस चीज़ को लेके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, खास करके मेंस के एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखिएगा, इफ़ नॉट इन प्रीलिम्स, मेंस में देयर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। देन देयर इज़ अ थर्ड थिंग कॉल्ड एज आई फ्लोज मुंबई। आई फ्लोज मुंबई के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई फ्लोज मुंबई का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुंबई ने इस चीज़ को शुरू किया है और आज से पहले ये चीज़ और भी कई सारे शहरों में शुरू कर दी गई थी। अर्बन फ्लडिंग का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब मुंबई ने इसको शुरू करा है। माना जा रहा है कि आगे जाके और भी शहर इसको शुरू करने वाले हैं। ये आई फ्लोज क्या चीज़ है, इसके बारे में बातचीत आप लोगों के साथ करी जाएगी। अंत में कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है गैस लीक इन वाइजैक केमिकल यूनिट। आपने देखा होगा कि पिछले साल की ये खबर थी, इसमें कम से कम 11 लोगों की डेथ हुई थी और 1000 से भी अधिक लोग थे जो कि यहाँ पर बीमार पड़े थे। पूरा का पूरा केस जो है ये दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर भी जा चुका था और वहाँ पर भी इसको लेके बहुत सारी बातचीत होती रही थी। अब देखिए, जो गैस लीक हुई है ये विशाखापट्टनम में एक प्लांट है जिसका नाम है LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री थी, जहां पर ये गैस लीक हुई थी। गैस लीक, कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टायरीन गैस यहाँ पर से लीक हुई थी, जिसके चलते, और ये एक डेडली गैस है, एक पॉइजनस गैस है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। सबसे पहले स्टायरीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। ये एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, सबसे पहला यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल होता है पॉलीमर्स के, प्लास्टिक्स के और रेजिन्स के उत्पादन में। इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड
इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन द पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज। तो जो आपकी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज हैं इसके अंदर इसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद इसका इस्तेमाल आगे जाके होता है इन पर्टिकुलर चीज़ों में। इट इज़ अ लाइकली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो सब्सटेंस है ये एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस माना जाता है, कि अगर आप इसको इनहेल कर लें या किसी भी तरीके से आपकी बॉडीज़ के अंदर जाता है तो ये इंसान को कैंसर भी कॉज कर सकता है। ये असल में एक कलरलेस लिक्विड है और ये कोई गैस नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड एंड नॉट अ गैस, and it can react with oxygen in the air to mutate into styrene dioxide which is more lethal। तो अगर ये लीक हो जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्टायरीन डाइऑक्साइड को बना लेता है, जो कि और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं स्टायरीन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड टू नोट। नाउ according to India's Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules 1989, styrene is classified as a hazardous and a toxic chemical। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में ऑलरेडी इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो विभाजन है वो hazardous और toxic chemical के रूप में किया जाता है। स्टायरीन जो है इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल बट इट इज़ अनस्टेबल एंड हैज़ अ हाई प्रोपेंसिटी फॉर ऑटो पॉलीमराइजेशन। तो वैसे तो ये सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है इसीलिए ये अक्सर ऑटो पॉलीमराइज होता है, यानी कि अपने आप ही ये पॉलीमर में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, इट मीन्स स्टायरीन ट्राइज टू कंबाइन विद इटसेल्फ टू मेक लॉन्ग चेन्स स्पेशली एट टेम्परेचर्स ओवर 65 डिग्री सेल्सियस। और जब ये काम करता है उस टाइम पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें से हीट रिलीज होती है एंड इट कैन बिकम अनकंट्रोलेबल। फॉर दीज रीजन्स स्टायरीन को हमेशा बहुत ही कम टेम्परेचर्स पे स्टोर किया जाता है। मैंने आपको ये सब फैक्ट्स तो बताए हैं, साथ ही में दोस्तों ये वाले फैक्ट्स को भी ध्यान रखिए कि इसकी जो स्टोरेज है वो कम टेम्परेचर्स पे क्यों करी जाती है, क्या कारण है कि इसकी स्टोरेज कम टेम्परेचर्स पर करवाई जाती है, राइट। अब तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्टोरेज वगैरह किस तरीके से होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की विशेषताएं क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन केस ये मान लीजिए लीक हो जाती है तो इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट टर्म में, जिसको कि हम अंग्रेजी में एक्यूट इम्पैक्ट कहते हैं, इसका जो एक्यूट एक्सपोजर है टू स्टायरीन इन ह्यूमंस, इट रिजल्ट्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आई इरिटेशन। जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो आपकी नाक के अंदर की मेम्ब्रेन है, इवन आपकी आंखों के बाहर की जो एरिया है वहाँ पर आपको इरिटेशन हो सकती है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं, आपके पेट में भी आपको तकलीफ हो सकती है। क्रॉनिक यानी कि लंबी अवधि के लिए आपको जो प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इट कैन हैव वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीडिंग टू हेडेक्स, लीडिंग टू फैटीग, यानी कि आपका सर दर्द हो सकता है, आपको थकान महसूस हो सकती है। और ये ऐसा है कि ये होता रहेगा, मतलब अगर एक बार आपको स्टायरीन गैस आपको एक्सपोज हो चुके हैं तो केवल आज ही नहीं, आपको काफ़ी लंबे टाइम तक ये थकान और सर दर्द के जो सिम्टम्स है ये आते रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी इंसान को 800 ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, अगर इससे ज़्यादा आपको स्टायरीन गैस एक्सपोज हो जाती है, देन द पर्सन एक्सपोज टू इट कैन इवन गो इनटू अ कोमा। तो ये इसके इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। नाउ भारत में आपको इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखना, फ्रॉम ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लीगल प्रोविजंस क्या दिए गए हैं फॉर द वेरियस इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। तो एक तो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसको हम लोग बेसिकली अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अम्ब्रेला एक्ट, ठीक है, क्योंकि कई सारे एक्ट्स थे इसके पहले जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए थे, लेकिन फाइनली हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था इसको लाया गया था। इसके बाद हजार्डस वेस्ट के रूल्स हैं, ये भी लाए गए थे फॉर दी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के लिए। फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी इसके लिए काम करता है। इसके बाद एनडीएमए गाइडलाइंस हैं जो कि बात करती हैं केमिकल डिजास्टर्स के लिए, रासायनिक आपदाओं के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ये एक संस्थान है जो कि काम करता है, जो बताता है कि बेसिकली लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, कि मान लीजिए ऐसा कुछ लीकेज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी। ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर कामकाज करता है ये एनजीटी करता है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है कि मान लीजिए पब्लिक के ऊपर नुकसान आता है तो पब्लिक लायबिलिटी जो है उनका भुगतान कौन करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये वाला एक्ट काम करता है। द रीज़न मैंने आपको ये 6 एक्ट्स बताए हैं, इसका पर्पस ये है कि देखिए किसी इंडस्ट्रियल डिजास्टर की कितनी डायमेंशंस होती हैं, कि एक तो ऑब्वियसली ये आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक है, दूसरा ये जनरली हजार्डस है, हजार्डस का मतलब ये इंसानों के लिए हजार्डस है। उसके बाद ये हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए डिजास्टर्स भी कैरी कर सकता है ये, और उसके बाद हमारा जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल है, ये एक अधिकरण है, और उसके बाद जनता भी इसमें इन्वॉल्व है।
तो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हर स्टेक होल्डर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए या एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई तरह का एक्ट लाया गया है। ये आपका यहाँ पे टेक होम मैसेज है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लीगल प्रोविजंस फॉर द इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं IMD टू सून लॉन्च अ डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। तो ये जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है ये बेसिकली क्या है, चक्रवात के लिए भारत में जो फिलहाल आपकी चेतावनी देने की प्रणाली है वो कुछ किस तरीके से काम करती है आपको बताऊंगा मैं, और ये किस तरीके से काम करेगा वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आप इस न्यूज़ की टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, टाइम स्टैम्प को 8 अक्टूबर 2020 को ये वाली न्यूज़ जो है वो सामने आई थी, और 13 अक्टूबर यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा आपका नया सिस्टम लॉन्च कर दिया गया था। अब देखिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है, सारी चीज़ आपको बता दूंगा मैं, इस एक स्लाइड में आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत की तरफ आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत की तरफ आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि एक तो बताया जाता है कि भाई इसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का मतलब कि इसकी जो विंड स्पीड है वो कितनी होगी, ये कैटेगरीज यहाँ पे लिखी गई हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये एक डिप्रेशन होता है, फिर एक डीप डिप्रेशन होता है, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म होती है, फिर सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होती है, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे देखें अगर आप ध्यान से, डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड है 31 to 49, फिर यहाँ पर बढ़ते बढ़ाते 118 से 166, 167 से 221, इसके बेसिस पर यहाँ पर ये वाले नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार भारत में साइक्लोन अम्फन आया था, तो साइक्लोन अम्फन जो था वो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया था, बिकॉज उसकी जो स्पीड थी वो 222 से अधिक हो चुकी थी। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक साइक्लोन अम्फन की जो स्पीड थी दोस्तों वो शायद 239 को टच करके आई थी। आई कुड बी रॉन्ग ओवर हेयर, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सही बता दीजिए। अम्फन की जो स्पीड थी वो शायद 239 को टच कर गई थी, इसीलिए इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का दर्जा दिया गया था, राइट। नाउ अब देखिए ये कैटेगरी बताई जाती है और साथ में उसकी विंड स्पीड बताई जाती है कि भाई वो इतने आने वाले आवर्स में यहाँ पर हिट करने वाला है। अब वो यहाँ पर का मतलब क्या है कि वो बता देते हैं कि हाँ वेस्ट बंगाल में हिट कर देगा, या ओडिशा में हिट कर देगा, या तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में हिट कर देगा। लेकिन अब जो IBF है, IBF का नाम क्या है, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, यानी कि वो क्लियरली ये बताएंगे कि इस इलाके में इतनी जोर से हिट करने वाला है, तो इस इलाके में हमें ये सब कदम लेने की आवश्यकता है। तो भारत का जो कोस्ट है वो तो काफ़ी बड़ा है, और हमारा जो कोस्ट है वो जनरली एक्सपोज्ड है टू ऑल दीज डिजास्टर्स। तो यहाँ पर अगर ये कहना कि देखो पूरे कोस्ट पे आ सकता है, ये तो गलत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर साथ में ये कह दूँ कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और जो ये वाला एरिया है ये खास रूप से प्रभावित हो सकते हैं, तो इन इलाकों में वहाँ पर जाके हम कुछ ऐसे कदम ले सकते हैं कि वहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा कम हो। अब देखिए, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी 3 wind speed of 125 kilometers per hour is expected to make landfall in 12 hours in X and Y regions, likely to damage critical infrastructure such as bridges, blocking transport from region X to region Y। कहने का मतलब कि उस एरिया में आप वही वाले जाके प्रिकॉशंस लेंगे जिन जिन चीज़ों पे वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो पहले तो आपने एरिया बता दिया है कि भाई इस एरिया में इम्पैक्ट होगा, उसके बाद आपने ये भी बता दिया है कि उस एरिया में किन चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, जिसको कि रिसेंटली हमारे IMD ने लॉन्च कर दिया है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया शैल प्रोवाइड लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट specific tailored warnings to help the local population, infrastructure, settlements, land use and reduce the losses। अब देखिए, भारत में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अभी तक जो हमारी साइक्लोन वार्निंग की सेवाएं हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो ये वाला अभी तक सिस्टम यूज़ करता आया है। एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, ACWCs कहा जाता है इनको, ACWCs, ठीक है। जो ACWCs हैं ये कुछ एरियाज में लोकेटेड हैं। आपके लोकेटेड हैं ये कलकत्ता में, उसके बाद लोकेटेड हैं चेन्नई में, उसके बाद लोकेटेड हैं ये मुंबई में। और जो CWCs हैं यानी कि साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, ये आपके भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद में लोकेटेड हैं। लेकिन अब इन्हीं ACWCs का इस्तेमाल करते हुए जो एग्जिस्टिंग चीज़ थी वो तो करी ही जाएगी, यानी कि ये वाला चीज़ तो बताया जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसको सप्लीमेंट किया जाएगा आपके इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के साथ। इट विल एनेबल, ध्यान से देखिए, इट विल एनेबल एंटीसिपेटरी एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेवल ऑफ रिस्क अ हैजार्ड पोजेस टू अ स्पेसिफिक एरिया। जैसे मान लीजिए हम ओडिशा की बात करते हैं, तो ओडिशा का जो तट है वो काफ़ी बड़ा है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कह दूं कि ओडिशा में कि आपको पूरा का पूरा ओडिशा जो है वो खाली करना है, लेकिन शायद केवल इतने ही ओडिशा में आपको जो स्टेप्स लेने की आवश्यकता हो, तो बाकी जो आपका खर्चा है, जो बाकी आपकी मैन पावर है, उसको आप सेव कर सकते हैं। तो कितना रिस्क एक हैजार्ड पोज करता है एक स्पेसिफिक एरिया को, उसके हिसाब से आप यहाँ पे फैसला ले सकते हैं। इट विल एनालाइज वार्निंग्स बेस्ड ऑन द सिविरिटी ऑफ द इम्पैक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन टू मिनिमाइज द सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द हैजार्ड। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर चीज की ब्यूटी क्या है, राइट। यही था इसमें इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में, केवल इतनी ही चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ आई फ्लोज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एंड देयर इज अ हाई चांस कि इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा। आई फ्लोज इज एब्रीविएटेड एज इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। देखिए, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, यही इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली। आई फ्लोज मुंबई इज द फर्स्ट आई फ्लोज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे और शहर हैं जो कि इसको लागू कर चुके हैं। इसी के आधार पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। अब देख लेते हैं। देखिए, आई फ्लोज मुंबई, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट विल बेनिफिट द मैक्सिमम सिटी। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका आई फ्लोज मुंबई है, ये आपने ध्यान दिया होगा, पिछले साल की बात है, मुंबई की जो बाढ़ थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। मुंबई में अक्सर हर साल अर्बन फ्लडिंग की दिक्कत सामने आती है, लेकिन इस बार जो मुंबई की, ग्रेटर मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने ठान लिया है कि अब हम इस चीज़ का एक फुल प्रूफ सोल्यूशन लाने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ मिलकर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने एक नया सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज द आई फ्लोज मुंबई। It will provide early warning for flooding during the high rainfall, cyclones, tide levels, storm surges for the low lying areas। क्या करेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये अर्ली वार्निंग को तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो पहले भी हो रहा था, तो इसमें नया क्या है? इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि नई ऐड करी गई हैं। देखिए, यहाँ पर इट विल यूज़ द वेदर मॉड्यूल्स फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ से ये वेदर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा डेटा सामने पेश करेगा कि आपको बता देगा, अगेन वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस टॉपिक, कि जैसे मुंबई इतनी बड़ी है, ठीक है, तो मुंबई मान लीजिए इतनी बड़ी है कि भाई ये वाले एरिया में इतनी बाढ़ आने वाली है, ये वाले एरिया में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाले एरिया में इतने जो एरियाज हैं ये सुरक्षित हैं। तो ये सब चीज़ें ये आपको पूरा का पूरा डेटा देगा कि इस एरिया में हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, राइट नाउ डेटा क्या कहता है, उस हिसाब से आपको करेक्टिव स्टेप्स क्या लेने हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आई फ्लोज मुंबई, ठीक है। It provides data regarding the flood, it provides data regarding the inundation, the vulnerability कि कौन सा एरिया कितना ज़्यादा जोखिम में है, कौन से एरिया को कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है, एंड GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। GIS बेस्ड क्या होता है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर बेसिकली आप आगे जाके फैसले ले पाएंगे। तो ये फील्ड डेटा इस्तेमाल करेगा फ्रॉम द रेन गेज नेटवर्क स्टेशंस, थीमेटिक लेयर्स विच आर सेटअप बाय द IITM एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई एंड IMD। देखिए, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मुश्किल वर्ड में जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आपको क्या समझना है कि जो फैसले आप ले रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जो फैसले आप ले रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से फैसले ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी सारी जानकारी जो अवेलेबल होगी, इतना सारा डेटा जो अवेलेबल होगा, उसके आधार पे जो आप फैसले ले पाएंगे, आप ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज टू एनेबल स्मार्ट डिसीजन मेकिंग एंड द फील्ड एक्शन, provides the flood inundation 3 days in advance, 3 to 6 hours weather updates, पॉकेट वाइज रेनफॉल फोरकास्ट। पॉकेट वाइज का मतलब क्या था? जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे कितनी बारिश आने वाली है, यहाँ पे कितनी बारिश आने वाली है, यहाँ पे कितनी बारिश आने वाली है, ये अलग अलग चीज़ें ये वाला पूरा का पूरा आपका सिस्टम आपको बताएगा। तो इसके फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो शहर हैं ये और मजबूत हो सकेंगे। शहरों में ऐसे रेनफॉल इवेंट्स जो हैं, जो अक्सर आते रहते हैं, उनको झेलने की जो उनकी कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई फ्लोज के सिस्टम की बात करें तो ये सबसे पहली बार असल में शुरू किया गया था चेन्नई में, उसके बाद अब दूसरे नंबर पर इसको शुरू किया गया है मुंबई में, और आगे जाके प्लानिंग इसकी कोलकाता और बैंगलोर में भी शुरू करने की बातचीत करी जा रही है। तो ऑलरेडी हमारे भारत के चेन्नई में ये ऑलरेडी लगा हुआ है, मुंबई में आ चुका है और कोलकाता बैंगलोर में जल्द ही आ जाएगा। तो ये सिस्टम है जो कि हमने फ्लड्स के साथ डील करने के लिए बनवाया है।
इसके बाद दो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक नया कोएलिशन है, एक नया संगठन है, एक नया गठबंधन है जो बनाया गया है फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI इसका नाम है, ठीक है, CDRI। बेसिकली ये एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट्स, UN की एजेंसीज हैं, ठीक है। इसमें सरकारें भी हैं, राष्ट्रीय सरकारें हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं। कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि बहुपक्षीय स्तर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स बैंक है, फॉर एग्जांपल आपका हम बात करें और भी ADB बैंक है। तो ऐसे कई सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, एकेडमिक्स भी है और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस भी इसका हिस्सा है। तो मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब यही हुआ कि इसमें कई सारे तरह तरह के लोग जुड़े हुए हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के PM के द्वारा एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट ऑफ 2019। जो क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 की हुई थी, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसका मकसद क्या है? जैसा इसका नाम है, बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कल को भूकंप आता है तो वो बिल्डिंग तहस नहस ना हो जाए। मान लीजिए आप बड़े बड़े शहर बना रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि कल को मान लीजिए कोई बाढ़ आती है तो उस शहर में एटलीस्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए आप कहीं पर जाकर कोई किसी गांव को डेवलप कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वहाँ पर जाके जो गांव के एरियाज हैं वहाँ पे ड्रॉट की दिक्कत ना आए। बेसिकली ये मकसद है इस पूरे के पूरे कोएलिशन का। इट एम्स टू प्रमोट द रेजिलियंस ऑफ द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से हम डिजास्टर रेजिलियंट बना सकते हैं, सो दैट क्लाइमेट को लेकर और डिजास्टर को लेकर जो भी जोखिम हम आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, उन जोखिमों से हम अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सकें। एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स लर्न फ्रॉम पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल सिटी ऑफ सेंडई, द सिटी ऑफ ट्रीज, ठीक है, ये भी इन सब चीज़ों से सीखते हुए ये वाले पूरे के पूरे कोएलिशन को बनाया जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड लास्टली बिफोर आई एंड द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट IMD। तो IMD के बारे में वैसे तो हमें वीडियो की शुरुआत में बताना चाहिए था। IMD भारत की नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है एंड द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेट्रोलॉजी। तो भारत में जो भी फोरकास्ट होते हैं, फिर भले वो कोई भी फोरकास्ट हो, मान लीजिए फ्लड को लेके फोरकास्ट करना है, मान लीजिए साइक्लोन को लेके फोरकास्ट करना है, मान लीजिए आपके मानसून को लेके फोरकास्ट करना है कि क्या मानसून अबव एवरेज होगा, क्या मानसून बिलो एवरेज होगा, क्या मानसून नॉर्मल होगा, क्या मानसून एब नॉर्मल होगा, साइक्लोन्स हुए, फ्लड्स हुए, या फिर आपके अर्थक्वेक्स हुए, किसी भी तरीके का, केवल अर्थक्वेक्स ही नहीं, अगर आप यहाँ पे देखें हीट वेव हुई, आपकी कोल्ड वेव हुई, कोई मान लीजिए ग्लेशियर कहीं पे टूटा है, हर चीज़ के बारे में जानकारी आपको कौन देती है? IMD देती है। इसके कई सारी लेबोरेटरीज हैं, कई सारी प्रयोगशालाएं हैं जो कि भारत भर में फैली हुई हैं। इट ऑल्सो वॉर्न्स अगेंस्ट द सिवियर वेदर फिनोमिना जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स, नॉर्वेस्टर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स, स्नो, कोल्ड हीट वेव्स वगैरह वगैरह, जो कि आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं। राइट, सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमने डिस्कस करी हैं। कुछ और चीज़ें हम सेट 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, कोई भी आपको कॉम्बैट अटेम्प्ट करना है, तो अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मेरा कोड यूज़ करके इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ANI UPSC। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।